नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। दर्शक मित्रों, अगले आधे घंटे में हम आपके लिए लाए हैं इस खास शो में ऐसी सार्थक सकारात्मक खबरें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और आपको उत्साह और ऊर्जा से भर देंगी। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में घटित हो रही इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुन कर आप तक पहुंचाएं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। निखिल, हम अक्सर ही सड़क पर चलते हुए घंटों जाम में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि काश ये सड़कें जाम फ्री होती तो कैसा होता। लेकिन ऐसा सचमुच हुआ 22 अक्टूबर को, जब हर आम और खास व्यक्ति साइकिलों पर नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल शैला। और दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक कार फ्री डे मनाया गया। दशहरे का दिन था, इसलिए ट्रैफिक अपेक्षाकृत उस दिन वैसे भी कम था। लेकिन शैला, इसमें एक बात मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि कार फ्री डे के बारे में जितना कुछ सोचा गया था कि ये कितना सकारात्मक रूप से तमाम सारे लोग सड़कों पर सिर्फ साइकिल से नज़र आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। कारें भी दिखाई दी। तो अभी हमें जागरूकता और बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को प्रदूषण के प्रति और चेतने की ज़रूरत है और इस कार फ्री वाले जो कंसेप्ट है इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पहले कार फ्री डे की। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली ने गुरुवार को की एक पहल और सबने मिलकर प्रदूषण को कहा, अब बस करें। दिल्ली को स्वच्छ करें, आओ बस करें। दिल्ली को स्वच्छ करें, आओ बस करें। इस मौके पर लाल किले से इंडिया गेट तक एक साइकिल रैली भी आयोजित की गई और इस मार्ग को 7 बजे से 12 बजे तक कार फ्री बनाया गया। जगह जगह लगे पोस्टर्स लोगों को इस पहल के प्रति जागरूक कर रहे थे, तो वहीं सिविल डिफेंस के कर्मी लोगों को कार फ्री सड़कों पर जाने से रोक रहे थे। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सार्वजनिक यातायात को बेहतर बनाने के साथ साथ अन्य चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सरकार अगर इस साइकिलिंग को कहीं भी प्रमोट करना चाहती है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को दे। हमें साइकिल लेन्स एक डेडिकेटेड, डिवोटेड और अनइंटरप्टेड। पब्लिक पूरा सहयोग कर रही है और जो इनको बताया जा रहा है उसी तरह से हमारा कहना भी मान रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो ना भी मानने वाले लोग वो भी फूल देने से मान जाते हैं बात को। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। दिल्ली में इस वक्त 88,27,000 वाहन हैं, जिनमें से 27,90,566 कारें और जीप हैं। प्रदूषण स्तर की बात करें तो विकासशील देशों के 381 शहरों में से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर 2.5 है, जो बहुत ज्यादा है और जिससे अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, सांस और दिल की बीमारी हो सकती है। आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कार फ्री डे दिल्ली के लिए? मैम, ये दिल्ली के लिए नहीं, पूरी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये जो दिल्ली में मनाया जा रहा है, इससे पहले जो गुड़गांव मना गया, उसको देख के जो हमारे दिल्ली में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, मैं चाहूँगा इसे और बढ़ावा मिले और ये बहुत ज़रूरी है हमारे दिल्ली के नहीं, पूरे देश के लिए। इससे एक तो हमारे जो इन्वायरमेंटल वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी और जो हमारे यहाँ पे जो इतनी बीमारियाँ आ रही हैं, जो भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी इसी से। और आपको क्या लगता है कि आपके फ्रेंड्स कितने एक्साइटेड हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर और ऊपर से काफ़ी लोगों को होना चाहिए एक्साइटेड इन चीज़ों से। बहुत लोगों को करना चाहिए क्योंकि इससे दिल्ली का पोल्यूशन जिस हिसाब से है उससे अब साइकिलिंग बहुत बेस्ट है। गुड़गांव के बाद दिल्ली ने अब ये शुरुआत की है और दिल्ली सरकार की योजना हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे के तौर पर मनाने की है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली वासी इस मुहिम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना पाते हैं। नई दिल्ली से गुड न्यूज इंडिया के लिए ममता चोपड़ा की रिपोर्ट। तो ये कार फ्री डे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय पहल है शैला, लेकिन अभी हमें मीलों आगे जाना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बिल्कुल निखिल, और अब अपने दर्शकों को मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की अनीता से। अनीता ने एक सकारात्मक पहल की है। अनीता ने अपनी छात्रवृत्ति के पैसे से अपने घर में शुष्क शौचालय का निर्माण करवाया। अनीता की पहल से गाँव वाले इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गाँव में 116 शुष्क शौचालयों का निर्माण करवा लिया है और लगभग 216 शुष्क शौचालय निर्माणाधीन हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी संख्या है और ख़ास बात यह है कि अनीता न सिर्फ निर्मल भारत अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसी प्रेरणा भी दी है, एक मिसाल भी दी है कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनमें जब तक जन सहभागिता नहीं होगी ऐसे कार्यक्रम गति नहीं पकड़ेंगे। और अनीता एक मिसाल है, सबको ये देखना चाहिए। ये है मध्य प्रदेश के सिरोह जिले के गांव गुराड़िया वर्मा की अनीता कलेश्वरिया।
अनीता ने सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति का उपयोग कुछ ऐसा किया कि वो लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। गरीब परिस्थितियों में रहने वाली एक अनुसूचित जाति की छात्रा अनीता ने अपनी छात्रवृत्ति की राशि से अपने घर में शौचालय का निर्माण करवाया है। दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी ये छात्रा जनपद के एक निजी कॉलेज से बीएससी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रही है। ऐसे में उसे अपने घर में शौच के लिए परंपरावादी तरीके से खुले में ही जाना पड़ता था और इस कारण उसे अपमान भरी कुंठाओं से गुजरना पड़ता था। बस इसी पीड़ा का निदान उसे अपने हाथों में आई छात्रवृत्ति की राशि देखकर निकलता दिखा। हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और आजकल गांव का माहौल ऐसा है, बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है और रास्ता भी देखना पड़ता है। मतलब इतने दूर जाने के लिए कोई साथ में होना ज़रूरी है, जैसे मम्मी दीदी वगैरह। तो जब मैंने ये शौचालय के बारे में सुना, हमारे गांव में मीटिंग लगी थी, यहाँ पे वो समर्थन कार्यकर्ता वालों ने लगवाई थी, तो वहाँ पे गई थी। तो हमारे जो गांव के जो सचिव थे वो भी थे और जो सरपंच है वो भी थे। ये सब लोगों वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वहीं पे मीटिंग लगी थी, तो मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पे मैंने इसके बारे में सुना था और ये बहुत सस्ते में बन रहा था, तो मैंने सोचा मुझे इसे बनाना चाहिए और बस इसलिए ख्याल आया। इसमें इतने कम पैसे खर्च होते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, फिर भी इतने पैसे कलेक्ट कर सकती कि एक शौचालय बना ले। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता और वैसे भी समर्थन वाले दे रहे हैं पैसे। मेरे पास स्कॉलरशिप पड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका यूज़ करूँ। अनीता की पहल को लेकर उसके ही परिवार के सदस्यों को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब खुले में शौच से स्थायी रूप से मुक्ति मिल गई तो अपनी आंखों की प्यारी अनीता के प्रयासों को सराहते नजर आए। इस जागरूक बेटी के परिजन ही नहीं बल्कि उसकी सहपाठियों को भी अनीता की पहल पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब अनीता के प्रयासों से उसके घर में बने शौचालय को अपनी आंखों से देखा तो उनके मन में उत्साह के साथ साथ अपनी सहेली के प्रति एक आदर का भाव भी जागृत हुआ। अनीता के गांव के निवासी और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ये मानते हैं कि अनीता के प्रयासों का ये असर हुआ कि अब इस गांव में प्रत्येक ग्रामीण अपने घर शौचालय बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। अब गांव को जो पहचान मिल रही है वो इसका श्रेय अनीता को देते हैं। जिले की आष्टा जनपद पंचायत के सीईओ भी अनीता के प्रयासों की सराहना करते दिखे। अपनी छात्रवृत्ति जो उसे 5,000 मिली थी उसमें से भी 4,000 रुपये उसने लगा दिए और अच्छा शौचालय निर्माण कराया। और ये घटना उस क्षेत्र के लिए, आसपास की ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी प्रेरणास्पद रही है। और जब ये बात और आगे भी निकली है तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में भी ये बात की चर्चा हो रही है। अनीता की ये प्रेरणा देने वाली पहल गांव में ऐसी रंग लाई कि देखते ही देखते गांव में 100 से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है और 200 से भी ज्यादा शौचालय निर्माणाधीन हैं। अनीता कलेश्वरिया एक रोल मॉडल के रूप में अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा का सबब बन गई हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए भोपाल से शशिन रॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुड न्यूज इंडिया का सफर आगे भी जारी रहेगा। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक अनोखी पेंटिंग के बारे में जिसमें पूरी रामायण का चित्रण किया गया है। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामायण की महत्ता को कौन नहीं जानता। रामायण महज एक पुराण नहीं है बल्कि भारतीय मूल्यों की ऐसी कड़ी है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। क्यों निखिल? जी बिल्कुल शहला, और इसी रामायण को एक स्क्रॉल पेंटिंग के जरिए अहमदाबाद की एक दूधत फैमिली है जिसने इसको दर्शाया है, जिसने बड़ी मशक्कत के बाद और ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया निकाला। 55 मीटर लंबी स्क्रॉल पेंटिंग बनाई है जिस पर रामायण को बड़ी खूबी के साथ दर्शाया गया है। ये है दूधत परिवार। भानु दूधत, उनकी पत्नी प्रभा दूधत, बहू अनामिका और बेटे कैलाश दूधत। ये पूरा परिवार न केवल यहाँ एक साथ इस बेंगलोर की आर्ट गैलरी में नजर आ रहे हैं बल्कि ये हमेशा साथ साथ होते हैं।
चाहे साथ चाय पिएं या पेंटिंग बनाएं, सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। दूधत परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है जो पेंटिंग कला की दुनिया में बेमिसाल रहे हैं। ये देखिए दूधत परिवार की कला का ये नजारा। ये है 55 मीटर लंबा स्क्रोल कैनवास, जिस पर इस परिवार ने पूरी रामायण की कथा दर्शाई है। राजा दशरथ के इतिहास से लेकर सीता के धरती में समा जाने तक की कथा कैनवास पर देखी जा सकती है और देखने वाले जो कि रामायण जानते हों, ये पेंटिंग देखकर खुद ब खुद पूरी कथा समझ जाते हैं। दूधत परिवार ने इस पेंटिंग को बनाने में पूरे 5 साल लगाए। पेंटिंग में परिवार के एक सदस्य का योगदान रहा है। भानु दूधत की पत्नी प्रभा दूधत, उनके बेटे और उनकी बहू सबने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, जो कि आसान काम नहीं है। इस पेंटिंग को बनाने में भानु दूधत पात्रों के स्केच तैयार करते हैं तो पत्नी उनमें रंग भरती हैं और फिर उनकी बहू रंगों को अलग अलग तरीके से इन आउटलाइन स्केच में भरती हैं। इस पूरी पेंटिंग में सिर्फ 4 रंग हैं और वो भी अलग अलग रूप में। ने पूरा एक रोल में एक कलर स्टार्ट किया पहले, जब तक वो फिनिश नहीं हो तब तक दूसरे कलर को टच नहीं किया। फिर वैसे करके हमने पूरा 4 कलर्स को एक बार कंटिन्यू किया। जब फुल फिर स्टार्टिंग में स्केच किया, फिर आउटलाइन किया, फिर कलर स्टार्ट किया, फिर लास्ट में हमने ब्लू कलर ख़त्म किया। वैसे करके टाइम मतलब पूरा 55 मिनट वैसे कंप्लीट किया। तो उसमें पापा ने डायरेक्शन दिया, मम्मा ने पूरा आउटलाइन सब वो सब कंप्लीट किया, फिर कलर्स में मैंने हेल्प किया सब में। तो लास्ट तक वैसे ख़त्म किया हमने मेजर टास्क। इतना ही नहीं, भानु दूधत ने जब स्क्रोल पेंटिंग्स बनाने के बारे में सोचा तो उन्हें स्क्रोल कैनवास पर काम करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। फिर उनकी मां ने उनका साथ दिया। पत्नी प्रभा भी स्क्रोल पेंटिंग में दिलचस्पी दिखाने लगी। भानु दूधत ने अपनी मां, पत्नी और बेटों को पेंटिंग की कला सिखाई और फिर शुरू हुआ ये सिलसिला। जो रामायण है ना, उसमें जो मैन पावर बताया ना, ऐसा 1 मैन पावर ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 मैन पावर नहीं मिलेगा जो रामायण में मिला है। इसमें सीता का जो पात्र है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ मैं उसको मानता हूँ। सीताराम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते। कथा जो पेज में लगाया है ना, तो मानो कि 2000-3000 पेज बना, उसको काट के ज्वाइंट करो, एक स्क्रोल बन जाएगा। तो पुराना जब मैं जो कुछ कथा लिखी थी ऐसे स्क्रोल पद्धति से ही लिखी थी, तब कटाई बटाई करने का कोई सवाल ही नहीं आता था। दूधत परिवार ने अब तक कई स्क्रोल पेंटिंग बनाई हैं। इनमें बाइबल, महाभारत, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शामिल हैं। रामायण की इस पेंटिंग के जरिए दूधत परिवार खासकर युवा पीढ़ी को इस पुराण में मौजूद हर उस पहलू से रूबरू कराना चाहते हैं जो आज भी सबकी जिंदगी के साथ जुड़ी है। समय तो बहुत लिया इसमें, सुबह से शाम तक बोलो तो 24 घंटे बोलो 24 घंटा इसके अंदर हमने समय लिया। तो सब घर काम और ये सब साथ में करना पड़ता है, इसलिए। दूधत परिवार की रामायण स्क्रोल पेंटिंग की चर्चा विदेशी मेहमान भी करते हैं। भानु दूधत का अगला प्रोजेक्ट है गीता पुराण के उपदेश स्क्रोल पेंटिंग के जरिए दुनिया को दिखाना। I love it. It's wonderful art. I love the design. It tells a story all the way around, and I love the colours. It's beautiful, beautiful work. दूधत परिवार को इस कला के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, लेकिन उन्हें इनाम और पुरस्कार से ज्यादा अपने परिवार की एकता और रंगों की ये दुनिया सबसे ज्यादा प्रिय है। बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। कहते हैं निखिल, अगर इरादे नेक हों तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, और कुछ ऐसा ही कार्य किया है दिल्ली के इस युगल दंपति ने। इन्होंने ऐसे बच्चों की तालीम और कौशल विकास का बीड़ा उठाया है जो थोड़े से हटके हैं। जी हाँ, ये बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं, थोड़ा अलग है, थोड़ा स्लो है, और कई बार लोग कहते हैं कि इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं है, बहुत तेज़ नहीं है, थोड़ा अजीब सा व्यवहार भी करते हैं शहला। और इन्हें
समाज में एक स्थान देने की ज़रूरत है और इस माने में इसका बीड़ा उठाया है दिल्ली के शौर्या सेंटर ने। ये कई माने में ख़ास है। यहाँ का नज़ारा आइए आपको दिखाते हैं। ये है शौर्या सेंटर, जो थोड़ा अलग है और थोड़ा अनोखा भी। कहीं दिवाली की तैयारी है तो कहीं खाने पीने की। लगन और चाव से काम करते ये बच्चे अपने आप में बहुत खास हैं। ये सभी बच्चे ऑटिज्म नाम की बीमारी के शिकार हैं, लेकिन जज्बा इनमें गजब का है। इस बैग के संगुना बला मैं टैगो गार्डे दी है लक्ष्य मैं इनके प्राइस में 50 रुपए की है। ये कितने की है? मैं 70 रुपए की 70 की है। मेरा से 100 के लक्ष्य है। अच्छा, अगर दिया खरीदे तो कितने का मिलेगा? मैं डिस्काउंट में डिस्काउंटेड है? 50 पे है। जब से ये सेंटर शुरू हुआ है, जिसको अब 4 साल हो गए हैं, तो मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। और हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास एक ही बच्चा था। आज वी आर केटरिंग टू ऑलमोस्ट 36 चिल्ड्रन ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड इससे पहले भी हमारे बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग ख़त्म करके जा चुके हैं। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग अपना फिनिश किया और अब वो अपनी एक बेकरी खुद रन करते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बेहद अहम है। दरअसल सभी माता पिता की तरह रवि और रानी को भी चाह थी एक प्यारे से बच्चे की। काफी समय तक औलाद न होने पर इन्होंने शौर्या को अनाथालय से गोद लिया। कुछ समय बाद इन्हें पता चला कि शौर्या ऑटिस्टिक है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया शौर्या के लालन पालन का और उसे अच्छा जीवन प्रदान करने का। आज की तारीख में हर पेरेंट का एक ही वरी है कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा, हमारे बाद इन बच्चों को कौन देखेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट हर बच्चे को उसकी एक खासियत को पहचान के, जो उसकी स्पेशलिटी या जो उसमें क्वालिटी है, उसको अप्रिशिएट करके, उसको और इम्प्रोवाइज़ करके, उसको एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, ताकि वो एक सोसाइटी पे बोझ ना हो। शौर्या हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आया है और शौर्या के आने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है कि मैं एक शौर्य की ही माँ नहीं हूँ, मैं बहुत बच्चों की माँ हूँ। बच्चे के प्रेम ने उन्हें और बल दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि वे शौर्या जैसे बच्चों को गुमनामी के अंधेरे में नहीं जीने देंगे, उन्हें समाज के तानों का निशाना नहीं बनने देंगे। और तब उन्होंने शुरुआत की शौर्या सेंटर की। शौर्या से मेरा जुड़ाव जो है एक इत्तेफाक है। वैसे इस तरह की बहुत सारी संस्थाओं के लिए मैं काम करती हूँ, क्योंकि समाज सेवा मेरी जो है वो दिल की आवाज़ है। स्कूल्स हैं जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए चलते हैं, वहाँ मेरा योगदान रहता है कि जब हम बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, बहुत सारे NGOs इसको फ्यूचर में और बेहतर बना के उन बच्चों को जो है एक अच्छा जीवन, एक सम्मानित जीवन देंगे, और जिससे हमारा समाज भी खुश होगा, क्योंकि हर एक परिवार की एक इकाई होती है जो समाज को आगे बढ़ाती है। शौर्या सेंटर जहां अपने आप में काफी अनोखा है, वहीं काफी खूबसूरत भी है। यहाँ न सिर्फ बच्चे अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, वहीं कौशल विकास के कार्य भी कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो दिवाली की भी पूरी तैयारियां की हैं। I took admission in National Institute of Open School, then in 2007. So then I was ill. I'm a slight OCD patient. ये बच्चे किताबें नहीं पढ़ सकते, इसलिए इन्हें साइंस, मैथ्स इत्यादि की शिक्षा अध्यापक खेल खेल में अभ्यास के द्वारा ही देते हैं। Actually, this is a science class. How to electricity pass by this one. This is insulator things and this is conductor things. अच्छा। Okay, then we will do कि किसमें इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किसमें कंडक्टर में पास, मतलब किसमें नहीं होती है। यहाँ बच्चे खाना बनाना भी सीखते हैं और व्यापारिक रूप से कुशल भी होना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो डॉक्टर और इंजीनियर तक बनने का सपना देखते हैं। दिल्ली के महारानी बाग में चल रहे इस शौर्या सेंटर में एक अपनेपन की झलक आती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर ऐसे बच्चों का हौसला बने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लेकर आएं। शौर्या सेंटर में आकर इस बात का एहसास होता है कि कैसे एक स्पेशल बच्चा समाज के लिए उदाहरण बनता है और समाज में कुछ तब्दीली लाने का कारण बनता है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं शहला निगार, गुड न्यूज़ इंडिया के लिए। गुड न्यूज़ इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। और अब आइए आपको मिलवाते हैं इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक बेहद प्रतिभाशाली छात्र अश्विनी कुमार सिंह से। अश्विनी कुमार सिंह और उसके साथियों ने मिलकर एक बेहद अनोखा ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन कई मायनों में खास है और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद कम स्थान में ये लैंडिंग कर सकता है। अमेरिका में ड्रोन्स का एक कंपटीशन होने जा रहा है ऐसे ही नायाब आविष्कारों का शहला, जहां पर अश्विनी और उसके साथियों को आमंत्रित किया गया है और उम्मीद है कि ये वहां भी अपना नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, इलाहाबाद के इन छात्रों की ये कोशिश एक अच्छी पहल है, क्योंकि ये ड्रोन जो है वो 8 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और युद्ध जैसी परिस्थितियों में हथियार ले जाने में कारगर साबित हो सकता है और बचाव अभियानों में भी ये लोगों तक मदद पहुंचाने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। हमारे देश के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। शायद ऐसा ही एक सपना इलाहाबाद के MNR इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अश्विनी कुमार सिंह ने भी देखा, जो अब सच हो रहा है। इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक छात्र अश्विनी कुमार सिंह ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कई मायनों में खास है। उसके इस अभियान में निधि, आकांक्षा, निकिता, अंकिता, कार्तिकेय, आकाश, अभिषेक, दीपक, अपूर्व और अनुपम सहयोगी रहे हैं। इन छात्रों को अमेरिका में 11 से 13 मार्च 2016 तक ड्रोन प्लेन की एक प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया है। वहां ये पूरी दुनिया के सामने अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकेंगे। अश्विनी जब बहुत छोटे थे तब से उन्हें खुला आसमान और उड़ने वाली चीजें बहुत आकर्षित करती थी। हवाई जहाज को वो हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे। उन्होंने एक सपना देखा, सपना हवाई जहाज बनाने का। अब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर एरो मॉडलिंग के लिए 3 वर्ष पहले उन्होंने एक शुरुआत की। उनकी कोशिशें अब रंग लाई हैं और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कई मायनों में खास है। इस ड्रोन का संचालन रिमोट से होता है और पहाड़ी स्थानों के साथ ही बहुत कम जगह पर ये लैंड कर सकता है। इसके साथ ही 8 फीट तक की ऊंचाई पर ये कई किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से ये युद्ध काल और राहत अभियानों में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अश्विनी का कहना है कि सरकार अगर मौका देती है तो इस पर और बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है और ये विदेशों से खरीदे जाने वाले ड्रोन से काफी सस्ता साबित होगा। हमारे प्लेन में एक रिसीवर होता है जो सिग्नल्स वगैरह हम ट्रांसमीटर से देते हैं और हमारे इंजन कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक स्पीड कंट्रोलर होता है, उससे हम लोग इंजन को स्पीड कंट्रोल करते हैं और बाकी सरफेसेस के लिए हम लोग सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं। अश्विनी और उसके साथियों ने इस ड्रोन को पहले बैटरी से उड़ाया, इसके बाद पेट्रोल चलित 1 इंजन, फिर 2 इंजन और बाद में बेहद परिष्कृत 4 इंजन लगाए ताकि ड्रोन वजन को भी अपने साथ ले जा सके। अब इससे 10 किलोग्राम तक का वजन उठाया जा सकता है। इस ड्रोन में कैमरा फिट करके जमीन से ऊपर की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। अश्विनी और उनकी टीम ड्रोन में सेंसर और नाइट विजन लगाकर प्लानिंग मैपिंग तैयार कर रहे हैं ताकि इसके जरिए ऊपर से ही फसल में छिड़काव करने जैसे काम भी बखूबी किए जा सके। अश्विनी ने अपने कॉलेज में एक क्लब की स्थापना की है जिसमें ये लगभग 200 छात्रों के कोच भी हैं। वहीं संस्थान के प्रोफेसर AK सिंह ने बताया कि शोध छात्रों का ये प्रयास बेहद सराहनीय है और उन्हें इन बच्चों से ढेरों उम्मीदें हैं। हमारे छात्र लॉकहीड मार्टिन जो कि US में कंपटीशन हो रहा है उसमें भी रजिस्टर उन्होंने किया हुआ है, जिसमें कि अपना प्लेन स्वयं डिज़ाइन करेंगे और जो उसके जो इंजन हैं जो गैसोलीन पावर्ड होगा उसको भी उसका भी इस्तेमाल करेंगे। इंसान अगर कुछ कर गुजरने की ठान ले तो वह क्या नहीं कर सकता है। अश्विनी और उसके साथी इसकी मिसाल है। उम्मीद है कि इलाहाबाद के ये युवा जब अमेरिका में अपने इस ड्रोन का प्रदर्शन करेंगे तो उनकी प्रतिभा से पूरी दुनिया वाकिफ हो सकेगी
और ये दूसरों के लिए रोल मॉडल बनकर उन्हें प्रेरित करेंगे। इलाहाबाद से गुड न्यूज इंडिया के लिए उमा शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाएंगे ओडिशा के एक गांव की ऐसी खबर जो आपको खुश कर देगी। सामुदायिक भागीदारी ने इस गांव का कायाकल्प कर दिया है और पूरे गांव वालों ने मिलकर सौर ऊर्जा से इस पूरे गांव को 100% बिजली से संपन्न बना दिया है। बिल्कुल, भौतिकवादी इस युग में हर किसी को आराम और सुकून की ज़रूरत होती है, लेकिन आज भी देश के अनेकों गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ता है। कितना अच्छा हो अगर लोग सौर ऊर्जा अपनाएं, इससे परेशानियों से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही पैसे की भी बचत होगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के आंचलिक क्षेत्र में स्थित गांव बारापीठा राज्य का पहला सौर ऊर्जा गांव बन गया है। उड़ीसा की इस परियोजना का प्रारूप कम बजट और सामुदायिक भागीदारी के अनुरूप रखा गया है। इस पूरी परियोजना की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे गांव को सौंपी गई है, जबकि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई है, जो एक मिस्त्री के जरिए पूरी तकनीक की देखभाल करेंगे। समय समय पर सोलर पैनल की सफाई और बैटरी की देखभाल करते रहेंगे। हमारा गाँव में पहले लाइट भी नहीं था, बिजली भी नहीं था, लेकिन तार टान लिए है, लेकिन हम लोग चार्जर नहीं दिए हैं। अभी तक हम लोग का गांव में बिजली भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे अंधेरे में है। तो अभी सोलर लाइट के सिस्टम हो गया, तो हमारा रास्ता के किनारे किनारे एक एक लाइट लगा हुए हैं, लेकिन रास्ता का भी हम लोग बिजली जल रहा है, तो हम लोग चलने का भी अच्छा सुंदर लगता है। फिर भी हम लोग बच्चा लोग भी ट्यूशन करने का भी अच्छा लग रहा है, तो हम लोग खाना पीने करने का भी घर का दो टूल सोलर दो लाइट भी दिए है हमको। गांव के प्रत्येक घर में 2 सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अन्य उपकरण के साथ साथ मोबाइल फोन चार्ज करने की भी सुविधा दी गई है। साथ ही गांव की स्ट्रीट लाइट और स्कूल बिल्डिंग को भी सोलर लाइट प्रणाली से संचालित किया गया है। राज्य में अक्सर चक्रवात और उच्च गति की हवाओं से जनजीवन को काफी नुकसान होता है। ऐसे में केंद्रीय सौर इकाई को इनसे बचाने के तरीके भी गांव वालों को बताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुड न्यूज़ इंडिया के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपसे इजाज़त लेने से पहले हम आपको बता दें कि आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिल रहे हैं। आपके पत्र हमें प्रेरणा देते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, तो हमें आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, ख़त लिखते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। और हाँ, एक बात और, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ अच्छी खबर है, तो आप हमें लिख भेजिए। हमारी टीम उसका आकलन करेगी और यदि वो हमारे मानकों पर खरी उतरती है, तो हम आपसे वादा करते हैं उसे हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।